8वां वेतन आयोग क्या तय करेगा, ये जानने की इच्छा सबके मन में है। तो इसे ही समझाने की एक बुनियादी कोशिश हमने की है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग जो है उसका गठन कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये वेतन आयोग किस तरह से जो सैलरी हैं, जो तनख्वाह है, उनका निर्धारण करेगा। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले 7वें वेतन आयोग को समझना पड़ेगा कि उसकी सिफारिशें क्या थी, उसने किस तरह का पे मैट्रिक्स एक तैयार किया था, कैसे उसने निर्धारण किया था। ये हम जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था है तो उसमें अलग अलग स्तरों पर लोग काम करते हैं। कुछ लोग बहुत ही बेसिक काम के लिए होते हैं, जैसे ऑफिस का काम है या ड्राइवर का काम है। फिर कुछ लोग जो उससे ऊपर के उस पर होते हैं, जो आप हेड क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर की तरह से जो छोटे मोटे फैसले ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं जो बड़े फैसले ले सकते हैं और बड़े अधिकारी। और सबसे ऊपर होते हैं वो अधिकारी जो नीतियां बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार में। तो इस तरीके से अलग अलग तरह का ग्रेडेशन होता है, हायरार्की व्यवस्था में बनती है। सरकार में भी इस तरह की हायरार्की होती है। तो वेतन आयोग जब भी पेमेंट यानी तनख्वाह जो है वो तय करता है तो इस हायरार्की को ध्यान में रखता है और इस हिसाब से वो पे बैंड निर्धारित करता है। जैसे यहाँ आप एक ये पे मैट्रिक्स देखेंगे, इसमें 5 पे बैंड है। सबसे पहला पे बैंड जो बेसिक सबसे पहला है वो 5200 रुपए से 20,200 रुपए का है। फिर दूसरा जो है वो 9,300 से 34,800 है। फिर इससे ऊपर के जो अधिकारी हुए जैसे एसडीएम और उससे ऊपर 15,600 से 39,100 उनका पे बैंड होता है। फिर ये उससे ऊपर के जो बड़े अधिकारी हैं वो हैं। और ये जो आखिर के 15, 16, 17 जो आप देख रहे हैं वर्टिकल्स में, ये सबसे बड़े अधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और अंत में कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर, जिनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सरकार की जो व्यवस्था है उसका ढांचा है। अब इसमें तनख्वाहें कैसे तय होती हैं, अगर हम एक सबसे पहला उदाहरण लें कि कोई एक आदमी सबसे पहली बार सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और सबसे छोटे पद पर, अब उसका जो पे बैंड होगा वो 5,200 से 20,200 का पे बैंड होगा, सबसे पहला पे बैंड। अब इस पे बैंड के अंदर भी अलग अलग लेवल होते हैं कि एक निश्चित जो काम है, निश्चित तरह का काम, उसको अलग अलग स्तर पे प्रमोशन के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक शुरू में कोई असिस्टेंट क्लर्क है, वो आखिर में जाते जाते हेड क्लर्क तक बनता है या सेक्शन ऑफिसर तक बनता है, तो उसके उस हिसाब से ग्रेड पे होते हैं अलग अलग। तो ये 5 ग्रेड पे में पहला पे बैंड बंटा हुआ है। अब किसी आदमी ने पहली नौकरी ज्वाइन की और उसको जो है तनख्वाह कैसे मिलेगी, उसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसका तरीका है, सबसे पहले 5,200 जो सबसे पहला अंक है ये जुड़ेगा, इसमें उसकी ग्रेड पे जो सबसे पहला लेवल है वो जुड़ेगा। 5,200 और 1,800 ये दोनों मिलाकर होता है 7,000 प्लस 1,800, ये होगा 7,000। तो 7,000 उसकी बेसिक पे आ गई। इस तरह से बेसिक पे का निर्धारण हो गया कि उसकी बेसिक पे 7,000 है। अब जो बहुत खास एक चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। जो 8वां वेतन आयोग है वो इस फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेगा। एक तरह की रैशनल वैल्यू है, एक तरह की तर्कसंगत संख्या है जो कई सारी चीज़ों को देखकर तय की जाती है। तो 7वां वेतन आयोग जो है उसने फिटमेंट फैक्टर तय किया था 2.57। अब ये गणित का सवाल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है। बेसिक पे को अगर आप इस फिटमेंट फैक्टर से, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, इससे अगर आप गुणा करते हैं तो आपकी तनख्वाह आ जाती है। ये आ जाती है लगभग 17,990, मतलब 17,990 आती है। इसको आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाती है 18,000, यानी आपकी तनख्वाह जो है वो 18,000 हो गई। तो ये पहला आदमी जो ज्वाइन कर रहा है उसकी सबसे पहली तनख्वाह ये 18,000 इस तरह से आ गई। बेसिक पे हमने निकाला, पे बैंड प्लस ग्रेड पे को जोड़ करके 7,000 रुपए, उसमें फिटमेंट फैक्टर जिसको हम एफएफ बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये जो है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और ये आपकी तनख्वाह निकलती है 1800। अब ये 1800 ही अकेली तनख्वाह नहीं है, इसके अलावा एचआरए मिलता है यानी हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस मिलता है जो बहुत ही अहम है। सरकारी विभागों में केंद्र सरकार ने इस समय 53% जो है डीए केंद्र सरकार का है, तो डीए जो है वो 53% होता है इस समय जो है। अगर हम इसको देखें तो 53% जो है इस समय डीए है। अब ये डीए जो है ये कैसे निकलता है, ये बेसिक पे का होता है, इसका नहीं, बेसिक पे का, यानी 7,000 का 53% लगभग 3,600-3,700 रुपए वो जुड़ जाएगा इसमें।
यानी 3600-3700 रुपये डीए जुड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है एचआरए जुड़ेगा और जितनी तरह के अलाउंस मिलते होंगे वो जुड़ेंगे। इस तरह से तनख्वाह निकलेगी। अगर आप एक और सैलरी का कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है जो ग्रेड पे जो है जिसकी पहले पे बैंड में आता है, ग्रेड पे उसकी 2400 है और वो 9 साल बाद उसकी तनख्वाह क्या होगी? तो अगर वो 9 साल पे है तो उसका जो इसके अंदर 5200 के अंदर उसका पे बैंड में पड़ेगा वो लगभग 10,160 में, क्योंकि वो कई साल नौकरी कर चुका है तो यहाँ भी वो आगे बढ़ता रहेगा 10,160 में। 10,160 में आप 2400 रुपये जोड़ेंगे तो ये उसकी 12,560 बेसिक पे आ जाएगी। ये हम एक और उदाहरण देख रहे हैं। और बेसिक पे को अगर आप 2.57 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करेंगे तो 32,269 रुपये उसकी तनख्वाह आएगी, जो आप जिसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो 32,300 हो जाता है। तो इस तरह से तनख्वाह कैलकुलेट की जाती है। 8वां वेतन आयोग अब क्या करेगा कि 8वां वेतन आयोग सबसे पहले तो ये जो पे बैंड है इनको रिवाइज कर सकता है। जो पे बैंड अभी 5200 से 20,200 है, इसको बढ़ा करके हो सकता है 7,000 से 28,000 कर दे या 6,000 से 27,000 कर दे। ये बहुत सारी चीज़ों पे तय होता है कि महंगाई दर कितनी है या सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है या फिर उसी सेक्टर में जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उसी समकक्ष में उनको कितने पैसे मिलते हैं। तो पे बैंड रिवाइज हो सकता है। दूसरा ग्रेड पे हो सकता है, ग्रेड पे भी रिवाइज हो। अभी कहा नहीं जा सकता, ये सब 8वें वेतन आयोग के पास है। अभी तो सिर्फ गठन हुआ है, अभी अध्यक्ष कौन होगा ये तय होना है। तो ग्रेड पे निर्धारित होगी। तो अगर आपका पे बैंड बढ़ता है तो आपका जो है बेस बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 6,000 हो जाता है तो पहले हम यहाँ 5,200 जोड़ रहे थे, फिर 6,000 जोड़ेंगे। अगर आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है तो ये जुड़ जाएगा, यानी आपकी बेसिक पे बढ़ जाएगी। अब उस पर डिपेंड करता है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना रखती है। ये 2.25 से लेकर के 2.8 इसके आसपास हो सकता है, ऐसा कई जानकार कह रहे हैं, क्योंकि ये सब तय होगा तमाम पहलुओं को देखते हुए, अर्थव्यवस्था के, हमारे पास सरकार के पास कितना खजाना है, कितना सरकार वहन कर सकती है, उसको बोझ उसका ले सकती है। जब 7वां वेतन आयोग उसकी सिफारिशें लागू हुई थी 1 जनवरी 2016 को, तो 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार के खजाने पर पहले साल में पड़ा था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फिटमेंट फैक्टर जो है इसका निर्धारण होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 2.25 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि 8वें वेतन आयोग में बेस बढ़ेगा, यानी पे बैंड जो है ये अपवर्डली रिवाइज होगा ऊपर की तरफ, और ग्रेड पे भी बढ़ सकता है। तो आपका बेस बढ़ेगा, फिर उसमें आपका फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। अब आपकी अगर बेसिक पे भी बढ़ती है तो फिर आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ता है, फिर उसी हिसाब से एचआरए बढ़ता है, फिर जो दूसरे अन्य भत्ते हैं वो सारे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खास चीज़ इसमें ध्यान देने की है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी ने कोई नौकरी ज्वाइन की आज और उसका प्रमोशन नहीं होता, या आप जैसे आप ग्रेड पे में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रमोशन से बढ़ते हैं आप, कोई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, या हो सकता है कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 1 से 3 भी हो जाए। ये प्रमोशन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप और आगे प्रमोशन में बढ़ते हैं तो फिर आपका पे बैंड भी चेंज हो सकता है, यानी आप दूसरे पे बैंड में जा सकते हैं। जो दूसरा पे बैंड है इसके आगे का, यहाँ भी जा सकते हैं। ये आपके काम पर निर्भर करता है और आपने कौन सी नौकरी ज्वाइन की है ये इस पर भी निर्भर करता है। एक चीज़ जो बड़ी ध्यान देने वाली है कि अगर किसी आदमी को कोई प्रमोशन ना मिले तो क्या वो पहली सैलरी पर रुका रहेगा? वेतन आयोग ने ये भी ध्यान रखा है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि अपने बॉस के रहमो करम पे आगे बढ़ ही ना पाए, उसकी नाराज़गी। तो इस सब के लिए कोई जगह सरकारी व्यवस्था में नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे 40 साल तक माना जाता है कि कोई कर्मचारी काम करेगा, तो इसके 40 नीचे अलग अलग इसके सेक्शन हैं। यहाँ हर साल 3% तनख्वाह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको प्रमोशन ना मिले इधर, ग्रेड पे आपकी ना बढ़े, लेकिन 3% आपकी तनख्वाह हर साल बढ़ेगी, यानी कि आपकी तनख्वाह में इजाफा होता रहेगा। ये एक सरकार ने व्यवस्था की हुई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना आए और ऐसी कोई बात ना रहे कि ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाए। दूसरी एक बड़ी बात है कि जब सरकार ये तय करेगी, 8वां वेतन आयोग ये तय करेगा कि कितना पे बैंड बढ़े, ग्रेड पे बढ़े, फिटमेंट फैक्टर क्या हो, तो इसमें एक बड़ी चीज़ है महंगाई दर। महंगाई दर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ कहा जाए तो महंगाई दर ही है। आज से 10 साल पहले अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी तो हो सकता है आज वो 180 रुपये में मिल रही हो, यानी 180 रुपये में वही चीज़ हमको आज मिल रही है, यानी हमारे पैसे की कीमत कम हो गई। ये महंगाई दर के कारण होता है, यानी महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है और रुपए की वैल्यू को कम करती जाती है। तो अगर हमको
मान लीजिए 10,000 रुपये तनख्वाह 10 साल पहले मिल रही है और आज भी 10,000 मिलेगी, तो उस 10,000 में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले हम ज़्यादा चीज़ खरीद पाते थे, ज़्यादा काम कर पाते थे, अब नहीं। तो इसीलिए महंगाई दर को सरकार जो है जोड़कर ये तय करती है कि कितनी तनख्वाह आपकी होनी चाहिए। जैसे इस समय जो डीए है, महंगाई दर जो डियरनेस अलाउंस है, वो 53% है, जो 2016 के बाद हर साल बढ़ता रहा। इस साल अभी 3% अपवर्डली रिवाइज हुआ है, 50 से 53% हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी है महंगाई दर को देखना, क्योंकि अगर हम महंगाई दर नहीं देखेंगे तो फिर किसी की तनख्वाह कितनी होगी ये तय नहीं हो पाएगा। एक और चीज़ है वो ये कि कैसे सरकार जो है वो ये तय करती है कि किसी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, किसी अधिकारी की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, किसी सेक्शन ऑफिसर की कितनी होनी चाहिए, या किसी डीएम की कितनी होनी चाहिए, या सरकार के विभाग में किसी वैज्ञानिक की कितनी होनी चाहिए। अगर वो सी वैज्ञानिक डी है, वैज्ञानिक ई है, साइंटिस्ट डी ई एफ, उनके भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो वो इस हिसाब से तय होता है कि उसके समकक्ष लोगों को बाकी जगहों पर किस तरह की तनख्वाह मिल रही है। यानी वो वैज्ञानिक प्राइवेट में क्या ले रहा है, हालांकि प्राइवेट से सरकार तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी नौकरी के तंत्र के अपने कई फायदे होते हैं, रुतबा होता है, रसूख होता है, कई सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो उसमें ध्यान रखी जाती है वो ये कि उसके समकक्ष लोगों को बाकी इंडस्ट्री में क्या मिल रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं। अगर देश के आर्थिक हालात कमज़ोर है तो आपको ज़्यादा पैसा सरकार कैसे देगी। फिर इसके अलावा सरकारी खजाने में पैसा है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें, महंगाई दर उसमें शामिल है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर सरकार ये तय करती है कि किस तरह से नया वेतन आयोग की जो है सिफारिशें हैं वो तय होगी। अब इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि आपको जब तनख्वाह मिलती है तो क्या सिर्फ तनख्वाह मिलती है। तो जैसा हमने कहा कि ये जो बेसिक पे है, इसके परसेंटेज के आधार पर आपके अलग अलग भत्ते निकलते हैं, अलाउंसेज निकलते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस, जिस पर सबकी निगाह रहती है, हर साल दिवाली के आसपास ही ऐलान करती है सरकार, या साल में किसी और समय पर कि कितना डियरनेस अलाउंस होगा, तो तुरंत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के चेहरे खिल जाते हैं। फिर उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन से शहर में नौकरी कर रहे हैं, ए सिटी है, बी सिटी है, सी सिटी है, उस हिसाब से पैसा है, क्योंकि ज़्यादा बड़े शहरों में महंगाई थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर ये भी देखा जाता है कि आप किसी खतरे वाले इलाके में तो नहीं है जहाँ कहीं टेररिज्म हो या जहाँ पर इंसर्जेंसी हो, तो उस हिसाब में अगर आपको वहाँ पर रखा गया है तो ये भी देखा जाता है कि कहीं आपको उसकी वजह से जो खतरा है अतिरिक्त, वो जो आप ले रहे हैं उसके लिए भी आपको एक तरह से पैसा दिया जाए, आपको आपका जो कंपेंसेट है उसको किया जाए। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ जो है वो अगर आप देखें कि जो तमाम सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम प्राइवेट से बहुत बार तुलना करते हैं। क्या प्राइवेट से उसकी तुलना सही है? तो प्राइवेट से उसकी तुलना नहीं हो सकती। प्राइवेट में आप देखेंगे एक सरकारी अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, अलाउंसेज अलग हैं। लेकिन एक प्राइवेट में किसी आदमी को पहली तनख्वाह ही कई बार 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिल जाती है। तो क्या दोनों का मुकाबला हो सकता? नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी का रुतबा, रसूख, उनके हाथ में पावर, देश की नीतियां तय करने की शक्ति, इसका कोई मुकाबला नहीं है। पैसे से आप इसको तय नहीं कर सकते। फिर इसमें जो जोश होता है, इसके अंदर जो जुनून होता है, या इसके अंदर जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कुछ करने की जो इच्छा और जो एहसास होता है, वो प्राइवेट में नहीं आएगा। प्राइवेट में आप हो सकता है कि किसी पैकेट को, चिप्स के पैकेट के बहुत बड़े अफसर हो जाएं चिप्स कंपनी के, और उसको बेच रहे हो, और उधर आप देश के करोड़ों लोगों के लिए नीतियां बना रहे हो। तो इसमें कोई दोनों में अंतर किसी हाल में नहीं है, चाहे प्राइवेट में कितना पैसा मिल रहा हो। उसके अलावा फिर उनको गाड़ी, उसके अलावा अच्छी जगहों पर घर। सेंट्रल दिल्ली में अगर किसी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी को घर मिल रहा है तो प्राइवेट का आदमी वहाँ ले ही नहीं सकता। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों को तय करते वक्त ध्यान दी जाती हैं, और 8वां वेतन आयोग भी निश्चित ही इस पर ध्यान देगा। देखते हैं क्या निकलता है 8वें वेतन आयोग के पिटारे से।